हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। अच्छा बेटा, जो काइनेमेटिक डायनेमिक का है सीक्वेंस का, ये होगा पार्ट नंबर 4, ठीक है ना। अच्छा, चंद MCQs यहाँ पे भी हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि काइनेमेटिक और डायनेमिक हम न्यूमेरिकली डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा समझ लें। A rocket of mass 1000 kilogram, it exhausts gases at the rate of this particular. What would be the the speed of this particular? और आपसे ये पूछा गया कि what would be the thrust developed on the rocket. अच्छा, एक बात सुने, when rocket is launched in air, तो वो आगे की तरफ इस तरह से जाता है। अच्छा, which is responsible actually? We simply can say the thrust of the gases are actually responsible. अच्छा, तो उस वजह से पता क्या होता है, मास डिक्रीज होता है। ओके, the change in mass exists when rockets are launched in air. तो simple is that is all about because of rate of change of mass. अच्छा, तो पता क्या होगा फिर, जाहिर सी बात है मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मास चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो, मोमेंटम चेंज होगा। और जब मोमेंटम चेंज होगा तो हम सिंपली कह सकते हैं कि देयर इज अ फोर्स एक्सर्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर। जो फोर्स है, जो थर्स्ट फोर्स है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल है। अच्छा, एक बात सुन लें, ये समझ लें थोड़ा सा कि जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, आपने ये पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये बात आप समझ लें, ठीक है ना, पहली बात ये। अच्छा, दिस चेंज इन मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन दिस वे और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन दिस वे। क्योंकि मोमेंटम में जो चेंजिंग आती है वो या तो वेलोसिटी की वजह से आती है या फिर हम सिंपली कह सकते हैं मास की वजह से आती है ना। अच्छा, पर इन केस ऑफ रॉकेट, जब आप रॉकेट की बात करते हैं तो द फोर्स इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन इट बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो यहां पे हम जो बात करेंगे, स्पेशली इन द केस ऑफ रॉकेट, जो थर्स्ट उसके ऊपर एक्टिंग होता है ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। पर आमतौर पे अगर कार के मोशन की बात करें तो वहां पे जो उसके ऊपर फोर्स लगता है, दैट इज ऑल अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी। पर यहां पे जो स्पेशल केस है रॉकेट का, हियर वी हैव टू डील द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ठीक है ना। तो फॉर रॉकेट वी कैन से थ्रस्ट फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा ना, दैट कैन बी गिवन इन दिस वे, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t, और ये आपका v वही रहा। नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। अच्छा, द रेट ऑफ डिक्रीज इन मास इज 4 किलोग्राम पर सेकेंड, वही रखें आप, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t आपको गिवन है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड। द स्पीड ऑफ रॉकेट इज 3000। आप ये मल्टीप्लाई करके देखें, यू विल गेट 12,000। और न्यूटन इस फोर्स का यूनिट है, क्योंकि थ्रस्ट भी आपका एक फोर्स है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। तो डू रिमेंबर, इन केस ऑफ रॉकेट स्पेशली, द फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू exhaust of the gases, that is the thrust force, and that is all because we can say momentum changes. And in case of rocket especially, the momentum changes all because of the rate of change in mass. Mass decrease होता है, जैसे वो लॉन्च होता है ना, तो मास उसका डिक्रीज होता है। तो एक्शन रिएक्शन की कहानी यहाँ पे भी है। डू रिमेंबर, मोशन ऑफ रॉकेट इज इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि जैसे वो एग्जॉस्ट करता है ना, जितना वो थर्स्ट फोर्स डेवलप करता है उतना एयर का अपना फोर्स भी जनरेट होता है। तो इन दिस वे इट इज एक्चुअली मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बाय द वे, ये हो गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, इस सवाल को थोड़ा देख लें। अ फोर्स ऑफ 50 डाइन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम व्हिच इज एट रेस्ट। ये पार्टिकल है जो पहले रेस्ट में था, बाद में हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। अच्छा, द फोर्स इज एक्टिंग फॉर हाउ मच, 3 सेकंड के लिए लगा दिया। बता दें इंपल्स कितना पैदा हुआ, ठीक है। अच्छा, इंपल्स हम किसको कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम को। इंपल्स कब पैदा होता है, व्हेन लार्जर फोर्स इज अप्लाइड फॉर शॉर्ट इंटरवल, देन यू कैन से इंपल्स प्रोड्यूस्ड। बॉडी पहले रेस्ट में थी, मोशन नहीं था, पर जैसे आपने फोर्स लगाया द बॉडी इज इन मोशन, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वी कैन से अप्लाइड फोर्स। तो जो इंपल्स पैदा होगा आपसे पूछा गया है, एंड फ्रॉम न्यूटनियन लॉ आप इस एक्सप्रेशन से मुताबिक यहां से ड्राइव करना चाहें तो आप कह सकते हैं डेल्टा p कैन बी इक्वल टू f इंटू डेल्टा t। बड़ा सिंपल है, आप यहां से मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटा, व्हाट इज द फोर्स 50 डाइन। अच्छा, नाउ you need to convert this value in terms of its SI force. अच्छा, CGS force कितना है आपका, या CGS unit of force कितना है 59, you need to convert into Newton. अच्छा, एक रिलेशन आपने पढ़ी होगी बेटा, कौन सी,
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, ऐसे होता है ना, 10 पावर 5 यहां ले आए तो 1 डाइन वुड बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन, आप ये भी कह सकते हैं। तो दिस 50 डाइन, अगर एक डाइन इसके बराबर है, कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द 50 डाइन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन? इट वुड बी 50 into 10 पावर माइनस 5, ऐसे होगा सिंपली। अच्छा, व्हाट इज द टाइम फॉर व्हिच द फोर्स इज एक्चुअली अप्लाइड? 3 सेकंड। इंटरवल आपका ये रहा। नाउ वेरी मच सिंपल, 3 into 50 इट प्रोड्यूसेस 150 into 10 पावर माइनस 5। ये आप कह सकते हैं इम्पल्स प्रोड्यूस्ड होगी। बट आप इसको स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख सकते हैं, एंड द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज दैट योर डेसिमल शुड बी प्रेजेंट आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट। जो पहला नॉन जीरो डिजिट है आपका यहाँ पे कौन सा बनेगा? दैट वुड बी 1। डेसिमल मस्ट बी प्रेजेंट देयर। अगर ये यहाँ पे है तो यू नीड टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, आप यहाँ नहीं आए, तो इट प्रोड्यूसेस 1.5। अच्छा, डेसिमल शिफ्टिंग का भी रूल आपने पढ़ा है कि डेसिमल को जब आप लेफ्ट में ले आते हो तो पावर प्लस होता है, पावर ऐड होता है। अच्छा, हाउ मेनी स्टेप्स वी कवर्ड? 1 and 2, तो यू नीड टू मूव अकॉर्डिंगली। सो इन दिस वे इट प्रोड्यूसेस 1.5 into 10 पावर माइनस 3, और न्यूटन सेकेंड आपका वो रहा। तो बड़ा सिंपल है, 1.5 into 10 पावर 3 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों जो MCQs है ना, दैट वाज ऑल अबाउट वी कैन से इम्पल्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। Momentum changes because of mass in case of rocket, but generally momentum changes because of larger force applied for short interval, मतलब because of change in velocity or because of acceleration, right? तो ये हो गया आपका। चलो, coming to the next one, आगे वाला देख लें जरा। अब ये दोनों के दोनों MCQs है ना, ये दोनों ये होंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको हम पहले देखना चाहेंगे। अच्छा, ऑन अ रफ सरफेस डेफिनेटली यू आर डीलिंग द पर्टिकुलर फ्रिक्शन। ऑन अ रफ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस आपका कोई भी है जहां पे कोई मास जा रहा है इस तरह से, द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस इज 0.2, body will stop after covering the distance of what? सुने जरा, the body was in motion but was moving on the rough surface, definitely, तो friction exists actually, it opposes the motion, friction opposes the motion. In this way the retardation is produced in the body, so by the time or slowly gradually the body will come to rest. ये हमें बता दें कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी रेस्ट में आएगी, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन कितनी है, रिटार्डेशन होगी जो भी, वो मालूम करें, वहां से पता चल जाएगा आपको। तो बड़ा सिंपल है बेटा। अच्छा, मैं थोड़ा यहां से बता दूं आपको सिंपली, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, ठीक है। द बॉडी कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल बेटा क्या? 0। डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये आपसे मालूम करना है। एक्सेलरेशन डिफाइन ही नहीं है, लेकिन रिटार्डेशन की जो वैल्यू है आप बता सकते हो किसी भी रफ सरफेस की। अच्छा, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट रफ सरफेस or whenever coefficient of friction is defined, then retardation produced on that surface can be expressed as A is equal to mu g। ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियोस में, मैंने इस तरह की बातें की हुई हैं ऑलरेडी ना। अच्छा, A is equal to mu g, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपको गिवन है, दैट इज 0.2। भला g की वैल्यू क्या ले लें, आपकी मर्जी, आप 10 ले लें भले, राउंड ऑफ करके ले लें भले। तो इट प्रोड्यूसेस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो डी एक्सेलरेशन पैदा होगी ना वो ये है। तो डिस्टेंस कवर क्या होगा? बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल है। आप इन कंडीशन के मुताबिक इक्वेशन थर्ड पे जा सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज योर थर्ड इक्वेशन? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अच्छा, रिटार्डेशन कितनी है बेटा? दैट इज -2। डिस्टेंस आपने मालूम करना है, इनिशियल अपना फाइनल वेलोसिटी 0 है और जो इनिशियल है वो कितना? दैट इज 10। अच्छा, इट प्रोड्यूसेस -4, 0 को छोड़ दें, ये बनेगा -100। ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, s इज इक्वल टू 100/4, सो इट प्रोड्यूसेस 25 मीटर। द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग 25 मीटर। बॉडी ने रेस्ट में आना पड़ेगा क्योंकि अपोजिशन टू द मोशन मौजूद है, और इट विल कवर 25 एंड देयर आफ्टर इट कम्स टू रेस्ट। बड़ा सिंपल है। अच्छा, कुछ इसी तरह से एक बात और,
थोड़ा ये भी समझ लें, ठीक है। अच्छा, इस MCQ से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं जो कोचिंग में आपने, आई एम श्योर कि आपने पढ़ा होगा। मिसाल के तौर पे एक कर्व रोड है, ठीक है, और एक गाड़ी जा रही है इस तरह से। तो पता, जब टर्न में आप जाते हो ना बाइक पे या किसी गाड़ी में, तो नेचुरल है कि आपने गाड़ी या बाइक आपने स्लो चलानी होती है। अगर तेज चलाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, आप स्लिप हो जाएंगे या इट में कॉज एन एक्सीडेंट लाइक ना। तो यू नीड टू मूव विथ सर्टेन कंडीशन। चलो ठीक है, पहले ये थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लें, मैं समझा देता हूँ वाला। अच्छा, जब ये गाड़ी या कार इस तरह से जा रही होती है तो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर, कितने लग रहे होंगे टोटल? भाई एक तो वो है जो कि आउटवर्ड पुल होगी, सेंट्रीफ्यूगल, और वो तब होगी जब सेंट्रीपिटल होगा ना। इसका मतलब ये तो पैरा फोर्सेस होते हैं किसी भी कर्व में। चलें, लेकिन एक चीज और यहाँ पे आपने नहीं भुलानी, वो ये, देयर इज अ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टायर्स एंड द रोड, and that friction keeps the body to we generally can say the friction keeps the body opposite to the inertia। मिसाल की तौर पे आप जा रहे हैं ना, आप बाहर की तरफ आपको एक पुल महसूस होती है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट टू द दैट पुल और अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर इनर्शिया, इस तरह से समझ लें। अच्छा, ये फ्रिक्शन अगर ना होती तो मे बी पॉसिबल आप यहाँ से सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सो सवाल कुछ इस तरह से है, ओके। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ऑन अ रोड ऑफ टर्न्स ऑफ रेडियस 30 मीटर। एक कार है जो कि जा रही है जिस रोड पे, और जो रोड है उसमें हम कर्व की बात कर रहे हैं, दैट रेडियस इज एक्चुअली 30 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज 0.4। बता दें कितनी स्पीड के साथ ये कार वाला जाएगा, कितनी स्पीड के साथ हम जाएं जो हम सेफली इस कर्व को क्रॉस कर सकें या इस कर्व पे हम जा सकें सेफली। मतलब व्हाट इज द पीक लिमिट ऑफ दैट स्पीड, है ना। अच्छा, ये मालूम करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, पहले ये एक दो चीजें और समझ लें। बाबा सुने जरा, if friction force is less than outward pull, सुने जरा, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो, आउटवर्ड अपना फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो, आउटवर्ड पुल अगर कम हो, या फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो, आउटवर्ड पुल ज्यादा हो, या तीसरा केस होगा फ्रिक्शन एंड आउटवर्ड पुल आर इक्वल। इन चीजों पे हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देख लो पहले। सबसे पहले मैं ये कहता हूं, इफ फ्रिक्शन इज लेस देन आउटवर्ड पुल, इसका मतलब ये कि आपको आउटवर्ड पुल ज्यादा मिल जाने की वजह से आप बाहर की तरफ ज्यादा अटैच्ड होते हैं ना। तो इन दिस वे इट मे कॉज द कार टू स्लिप अवे फ्रॉम द सर्कुलर ट्रैक, वो दूर जाके इस तरह से गिरेगी अपने सर्कुलर ट्रैक से। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो तो इफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल, तो फिर क्या होगा? इनवर्ड पुल अगर ज्यादा है, फ्रिक्शन अगर ज्यादा है, आउटवर्ड पुल कम है, इसका मतलब है आप स्मूथली जा सकते हैं। और आमतौर पे ऐसे ही होता है, जब आप यू टर्न में जाते हैं इस तरह से, तो नेचुरल है कि गाड़ी को स्लो करना होता है ताकि हमें इतना आउटवर्ड पुल महसूस ही ना हो। वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है, आउटवर्ड पुल नहीं है। ये रहा केस आपका। पहला वाला केस अनस्टेबल का था, फ्रिक्शन कम होती है तो। दूसरा वाला केस बिल्कुल स्टेबल का है। लेकिन अगर ऐसा हो सर, क्या कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल के बराबर हो जाए तो क्या होगा? बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल है, फिर भी आप स्टेबल जा सकते हो, पर ये मैक्सिमम लिमिट है आपके मोशन की। अगर आप इस यहां से ज्यादा चलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन क्या है? मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम हम गाड़ी कितना चलाएं, या गाड़ी की स्पीड कितनी हमने लेनी है, या मैक्सिमम हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कितना जनरेट करना है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन कौन सी होगी? काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। क्यों? क्योंकि द कार इज इन मोशन विद सर्टेन स्पीड। तो हम ये बात कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट मस्ट बी इक्वल टू आउटवर्ड पुल। इफ दिस इज सो, देन यू कैन मूव ऑन दिस ट्रैक स्मूथली। लेकिन ये मैक्सिमम स्पीड है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। This one friction is equal to mu mg, where mu is the coefficient of kinetic friction. Okay. अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल वुड बी mv स्क्वायर अपॉन r। ये m हो जाएगा कैंसिल, r ले आए सामने, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना? म्यू जी आर। इट मीन्स v इज इक्वल टू क्या बना आपका? म्यू जी आर। ये होता है मैक्सिमम स्पीड।
आप इस स्पीड के साथ जाएंगे तो यू कैन मूव ऑन दिस कर्व स्मूथली। लेकिन अगर आपकी स्पीड μgr से ज्यादा है, इसका मतलब आप इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर आपके स्पीड की वैल्यू μgr से कम है, इसका मतलब वेल एंड गुड, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप जानते हैं कि रोड पे कैसे गाड़ी चलानी होती है, इसका मतलब ये हुआ। खैर, बाय द वे यू नीड टू गो थ्रू द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? 0.4। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी? भले आप 10 ले लें, चलें ठीक है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर? इट वुड बी 30। अच्छा, ये कितना बनेगा तकरीबन? 10 इंटू 0.4 प्रोड्यूसेस 4 इंटू 30, इसका मतलब ये बना 120। अच्छा, 120 का रेडिकल क्या होगा? आपने ये कुछ याद करना होगा बेटा। 121 परफेक्ट स्क्वायर है, उसका रेडिकल बनता है 11। 121 से थोड़ा सा कम है, तो उसका जो रेडिकल है ना वो 10 पॉइंट समथिंग बनेगा, पर नियर टू 11, तो 10.8, 10.9, 10.85, 10.84 या समथिंग लाइक नियर टू 11। सो आप कह सकते हैं इसका रेडिकल 10 पॉइंट समथिंग मिलेगा। आपके ऑप्शन में मौजूद 10 पॉइंट समथिंग का अप्रोक्सीमेशन का एक ही आंसर होगा। सो इन दिस वे यू कैन गो थ्रू सिंपली। ये स्पीड आपने लेनी होगी इफ यू वांट टू मूव ऑन दिस कर्व स्मूथली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल हम पैदा करते हैं, क्या द स्पीड ऑफ द कार, मैक्सिमम में हटा दूं कि वो कौन सी स्पीड है जिस स्पीड से हम किसी भी कर्व पे स्मूथली जा सकते हैं, कौन सी वो वैल्यू है? तो बाबा आप यहाँ से भी स्मूथली जा सकते हो क्योंकि आपने स्पीड कम रखी है, आप स्मूथली जा सकते हो। ये भी कम हो सकती है, ये भी कम हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। फिर आपका होता ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि सारे स्पीड बिल्कुल पॉसिबल हैं, पर इनमें से ये वो वैल्यू है जो कि मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के हिसाब से ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर जनरली लिखा होता कि कौन सी स्पीड मुमकिन है, तो फिर हम ऑल ऑफ दीज में जाते, सारे वैल्यू पॉसिबल है। ऑल वैल्यू आर एग्जैक्टली पॉसिबल लेस देन 10.84 और इक्वल टू 10.84, पर इससे ज्यादा अगर वैल्यू होगा स्पीड का तो डेफिनेटली आउटवर्ड पुल ज्यादा होगी और यूं आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। यू कैन नॉट मूव ऑन दिस ट्रैक स्मूथली। बात आई समझ में आपको? तो ये दोनों एमसीक्यूज फ्रिक्शन कवर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये वाला एमसीक्यूज मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप के हिसाब से है। चलो ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, सुने जरा। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ मास दिस वन इज 10। एक बॉडी है जो कि जा रही है, जाहिर सी बात है, तो उसका अपना मोमेंटम भी होगा। पहले ये अचानक से आपने क्या किया? फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से, अच्छा कितनी देर तक आपने फोर्स लगाया? 5 सेकंड में। सुने जरा, पहले ये बॉडी जा रही थी, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अच्छा, बोल ये रहा है कि भाई फोर्स लगाने से व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगी ये मालूम है। अच्छा, तरीका ये, एक तरीका ये कि पहले ये मालूम करेंगे भाई मोमेंटम कितना था उस वक्त, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, पहले ये मालूम करो, और फिर फोर्स लगाने से फाइनल मोमेंटम कितना होगा, उसका करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कितना होगा काइनेटिक एनर्जी का मालूम करें। फिर फाइनल में से इनिशियल माइनस करें, आपको मिल जाएगा कि भाई इंक्रीज कितना हुआ, है ना। या फिर ऐसा करें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम करें एंड देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, और उसके बाद आप चेंज मालूम करें। आपके हाथ में दोनों, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं इसको। बहरहाल बेटा, इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल करके हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले मालूम करना चाहेंगे, ठीक है। सुने जरा। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम इज गिवन टू यू। कितना मोमेंटम आपको गिवन है बेटा? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कितना मोमेंटम है? दैट इज ऑल अबाउट 10। मास ऑफ द बॉडी इज 5। तो यहां से आप इनिशियल स्पीड मालूम करें और ये टेबल लगा के सॉल्व करेंगे तो इनिशियल स्पीड आपको मिल जाएगी। वो तो मिल गई। चले, अच्छा अब हम ये बात करना चाहेंगे व्हाट वुड बी द फाइनल स्पीड, क्योंकि इनिशियल स्पीड मिल गई ना। अब आप फाइनल वेलोसिटी मालूम करें, क्योंकि फोर्स लगाने से क्या होता है? एक्सेलरेशन पैदा होती है, और एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होती है? कोई ना कोई वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना, तो आप फाइनल वेलोसिटी मालूम करें। बड़ा सिंपल है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, है ना। एक्सेलरेशन गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं, फोर्स गिवन है ना, वहां से आप एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन मालूम करेंगे यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, A is equal to F/m। अच्छा, कितना फोर्स आप लगा रहे हैं? 2। मास ऑफ द बॉडी कितना है? 5। 2/5 करें, कितना आंसर मिलेगा? 0.4
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बता दें कि भाई फोर्स लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इंस्टेंटेनियस मतलब 4 सेकंड, अपना 5 सेकंड के बाद वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर टाइम t कैन बी वेल एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की है, तो आप वहां से बता सकते हैं सिंपली फाइनल वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 2, एक्सेलरेशन क्या है 0.4 है। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज टाइम फॉर व्हिच एक्सेलरेशन और स्पीड इज एक्चुअली नीडेड 5। ये रहा आपका वही। अच्छा, 0.4 इंटू ये बनेगा 2, तो फाइनल स्पीड वुड बी 4 मीटर पर सेकेंड। भाई फाइनल वेलोसिटी भी मिल गई। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी थी तो इसकी मीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। फाइनल वेलोसिटी भी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। चेंज कितना आया है, बड़े में से छोटा वाले में माइनस कर लें, या जो फाइनल है उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर लें। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या होगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल का फार्मूला क्या लगेगा 1/2 mv²। इनिशियल का क्या लगेगा 1/2 mvi²। अब 1/2 m कॉमन ले लें, ये बनेगा vf² माइनस v² बनेगा। तो बड़ा सिंपल है, अब आप वैल्यू पुट करें, आपका काम हो ही जाएगा। देखें जरा इधर बेटा, 1/2 m, व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी, दैट इज 5। vf², फाइनल स्पीड आपने मालूम अभी की है 4²। इनिशियल स्पीड आपने मालूम कर दी है, दैट इज हाउ मच 2²। ओके, ये बनेगा डिवाइड होके 2.5, हियर इट वुड बी 16 और -4। 2.5 माइनस, अच्छा ये माइनस करके देखें कितना बनेगा, दैट वुड बी 12। 12 इंटू 2.5 करें तो आपका आंसर आएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि 30 जूल इज योर करेक्ट आंसर। 30 जूल, 30 जूल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। चेंज पॉजिटिव आया इसका मतलब बढ़ रही है, अगर ये चेंज नेगेटिव आता तो हम बात करते हैं कि भाई डिक्रीज हुई। अब ये काइनेटिक एनर्जी इस तरह से 30 जूल इंक्रीज होगी। फाइनल वैल्यू कितना होगा, तो 30 जूल इंक्रीज हुई, उसमें से 10 जूल प्लस कर ले, फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते थे, पर क्योंकि पूछा नहीं है इसने बड़ी सादी सी बात की है कि भाई व्हाट वुड बी द चेंज और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट कैन बी डन इन दिस वे, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज मोमेंटम, फ्रिक्शन और इसके हमने यहाँ पे भी डिस्कस किए। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 4 अपना जो 3 है, इसमें खासतौर पे काइनेमेटिक और डायनेमिक्स के हिसाब से जितनी भी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज थी न्यूमेरिकली सारे के सारे हमने कवर किए। आई होप कि आपने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट अपनी कोचिंग में पढ़े होंगे, जहाँ पे भी आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, जहाँ पे भी आप प्री एंट्री की क्लासेस ले रहे हैं, वहाँ पे आपने ये कवर किया होगा, तो आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। ओके, अच्छा, अब जैसे आगे नेक्स्ट आपका चैप्टर कवर भी होते जाएंगे, उसी तरह से एमसीक्यूज भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो ये कि आप, मैं दोबारा से रिपीट वही बात करूंगा कि यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इनकी नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हम हर वक्त शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये है कि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी, और यूँ हमें आपको आसानी हो जाएगी कि ये वीडियो हम किस तरह से आपकी तरफ या आपके लिए हम गिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, खुश रहें।